वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम खून की दुनिया के एक अहम पर शायद थोड़े कम सुने हुए पहलू पर बात कर रहे हैं। ये है डी एंटीजन और इसका टेस्ट। हमारे पास जो जानकारी है वो हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग की पढ़ाई से जुड़े नोट्स और सामग्री से ली गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस थोड़ी सी टेक्निकल चीज को आसान शब्दों में समझें कि आखिर ये डी एंटीजन है क्या। इसे कमजोर डी भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और इसका क्या महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव बताया जाता है। एक सवाल तो मन में आता ही है ना, हाँ। कि ये कमजोर डी एंटीजन ये सामान्य RH पॉजिटिव से अलग कैसे है? क्या बस थोड़ा कमजोर है या कुछ और बात है इसमें? और क्यों इसे ब्लड ग्रुप पक्का करने में एक जरूरी कदम मानते हैं? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, ये विषय सिर्फ अकादमिक नहीं है। इसका सीधा संबंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षा से है, सही ब्लड ग्रुपिंग से है। और जैसा आपने कहा, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए DU एंटीजन टेस्ट एक तरह का पुष्टिकरण टेस्ट है। कन्फर्मेटरी। अच्छा, हाँ। ये पक्का करता है कि जिसे हम नेगेटिव मान रहे हैं वो सच में नेगेटिव है या उसमें ये कमजोर डी तो नहीं छिपा। और जब हम DU फिनोटाइप कहते हैं, हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स पर डी एंटीजन तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति मतलब उसका दिखना सामान्य से कमजोर है। ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये कमजोरी क्यों होती है, लैब में से कैसे पहचानते हैं और खून चढ़ाने या प्रेगनेंसी में इसके क्या मायने हैं। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि ये सामान्य डी एंटीजन जो किसी को RH पॉजिटिव बनाता है और ये कमजोर डी या DU एंटीजन, इनमें फर्क क्या है? क्या सिर्फ मात्रा का ही फर्क है? ये एक अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें लैब टेस्ट को देखना होगा। देखिए, जो सामान्य डी एंटीजन वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, हाँ, उनकी खासियत है कि जब आप उन्हें एंटी डी सीरा, मतलब वो केमिकल जो डी एंटीजन को पहचानता है, उसके साथ मिलाते हैं, तो वो फौरन रिएक्ट करते हैं। सेल्स चिपककर गुच्छे बना लेते हैं। इसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अच्छा, गुच्छे बन जाते हैं। हाँ, ये एक क्लियर पॉजिटिव रिजल्ट है। सीधा पता चल गया कि डी एंटीजन है। लेकिन कुछ लोगों के RBCs पर ये डी एंटीजन या तो बहुत कम होते हैं, अच्छा, या फिर उनकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि वो इस स्टैंडर्ड एंटी डी सीरा से सीधे सीधे गुच्छे नहीं बनाते। पहली नजर में लगता है कि रिएक्शन नहीं हुआ, ये नेगेटिव है। ओके। इन्हीं RBCs को हम वीक डी या डू पॉजिटिव कहते हैं। और इनका पता लगाने के लिए हमें एक ज्यादा संवेदनशील, एक ज्यादा सेंसिटिव तरीका अपनाना पड़ता है। ज्यादा सेंसिटिव? वो क्या है? उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट या IAT। इसमें एक खास रिएजेंट इस्तेमाल होता है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, जिसे AHG या कूम्स सीरा भी कहते हैं। कोम्स सीरा, सुना है ये नाम। हाँ, काफी कॉमन है ब्लड बैंकिंग में। आप इसे एक तरह का डिटेक्टर या सिग्नल बूस्टर समझ सकते हैं। ये क्या करता है कि अगर एंटी डी एंटीबॉडी RBC से चिपक तो गई है, पर इतनी कमजोर है कि खुद गुच्छा नहीं बना पा रही, तो AHG आकर इन चिपकी हुई एंटीबॉडीज को आपस में जोड़ देता है और फिर एग्लूटिनेशन दिखने लगता है। अच्छा, तो मतलब ये डी एंटीजन है तो, पर थोड़ा छुपा हुआ सा है, जो नॉर्मल जांच में पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल सही, छुपा हुआ या बहुत कमजोर। पर ये कमजोर होता क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? जेनेटिक है या कुछ और? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे मुख्य तौर पे 2 तरह के कारण माने जाते हैं और दोनों ही जेनेटिक हैं, मतलब आनुवंशिक। अच्छा, दोनों जेनेटिक हैं? हाँ, पहला कारण है आनुवंशिक विरासत। मतलब व्यक्ति को अपने माँ बाप से ऐसे जीन मिलते हैं जो डी एंटीजन बनाने का कोड तो करते हैं, लेकिन उनसे जो एंटीजन बनता है उसकी मात्रा, उसकी संख्या रेड ब्लड सेल की सतह पर सामान्य से काफी कम होती है। ओके, मात्रा कम होती है। हाँ, यहाँ एंटीजन की बनावट, उसका स्ट्रक्चर तो नॉर्मल डी जैसा ही है, पर गिनती में कम है। इसे हम कहते हैं मात्रात्मक अभिव्यक्ति में कमी, मतलब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कम है। ठीक है, समझ गई। जैसे झंडे लगाने थे 100 पर लगे 10 ही। बिल्कुल सही उदाहरण। झंडे सही हैं पर कम है। दूसरा कारण थोड़ा अलग है और ज्यादा पेचीदा भी। उसे कहते हैं पार्शियल डी या डी मोज़ाइक। पार्शियल डी मतलब अधूरा डी? हाँ,
एक तरह से इस स्थिति में डी एंटीजन बनाने वाले प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ही कुछ बदलाव आ जाता है। डी एंटीजन के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें एपिटोप्स कहते हैं। ये वो खास पहचान चिन्ह हैं जिन्हें एंटीबॉडी पहचानती है। तो पार्शियल डी में इनमें से कुछ एपिटोप्स या तो गायब होते हैं या बदले हुए होते हैं। ओह अच्छा, तो यहाँ सिर्फ संख्या की बात नहीं, बनावट की भी बात है। बिल्कुल, यहाँ समस्या एंटीजन के स्ट्रक्चर की है। हो सकता है झंडों की संख्या तो ठीक हो, पर उनका डिजाइन ही अलग या अधूरा हो। तो क्या इन दोनों तरह के वीक डी, एक जहां एंटीजन कम है और दूसरा जहां वो अधूरे हैं, इनके मायने भी अलग होते हैं? जैसे क्या पार्शियल डी वाले में ज्यादा खतरा होता है कि वो एंटी डी एंटीबॉडी बना लें? ये आपने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। हाँ, ऐसे माना जाता है। पार्शियल डी वाले व्यक्तियों में ये संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके डी एंटीजन में कुछ हिस्से एपिटोप्स हैं ही नहीं। तो अगर उन्हें कभी सामान्य RH पॉजिटिव खून चढ़ाया जाए जिसमें पूरा डी एंटीजन हो, हाँ, तो उनका शरीर उन गायब हिस्सों को बाहरी चीज समझकर उनके खिलाफ एंटी डी एंटीबॉडी बना सकता है। अरे बाप रे। इसीलिए पार्शियल डी की पहचान और भी जरूरी हो जाती है। हालांकि जो स्टैंडर्ड DU टेस्ट हम करते हैं वो हमेशा पार्शियल डी और क्वांटिटेटिव वीक डी में फर्क नहीं बता पाता। अच्छा, उसके लिए और खास जांच चाहिए। हाँ, उसके लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग या और स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ सकते हैं। ये तो सच में काफी गहराई वाली बात हो गई। खैर, वापस आते हैं उस डू टेस्ट पर जो इन कमजोर डी एंटीजन को पकड़ता है। मान लीजिए शुरुआती जांच में कोई RH नेगेटिव लगा, तो ये पक्का करने के लिए कि वो वीक डी तो नहीं, ये टेस्ट होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो डू टेस्ट जो है वो असल में IIT का ही एक एप्लीकेशन है। प्रक्रिया समझने के लिए लैब के स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं, बस लॉजिक समझना है। ठीक है। सबसे पहले तो ब्लड सैंपल लेते हैं। जैसा आपने कहा, EDTA ट्यूब लें ताकि खून जमे नहीं। फिर उससे RBCs को अलग करते हैं। पहला स्टेप वही है जो नॉर्मल RH टाइपिंग में होता है। इन RBCs को एंटी डी सीरा के साथ मिलाते हैं और फिर इसे एक खास तापमान पर, आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर रखते हैं। इसे इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन मतलब एंटीबॉडी को एंटीजन से जुड़ने का टाइम देना। बिल्कुल। फिर देखते हैं कि एग्लूटिनेशन हुआ या नहीं। अगर हो गया तो वो व्यक्ति RH पॉजिटिव है, किस्सा खत्म। और अगर नहीं हुआ? हाँ, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो यहीं से DU टेस्ट का काम शुरू होता है। अब शक है कि ये सच में नेगेटिव है या वीक डी है। ठीक है, तो अब क्या? अब आता है सबसे जरूरी कदम, सेल्स को धोना, वॉशिंग। धोना पानी से? नहीं, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन से। सेल्स को कम से कम 3-4 बार धोते हैं। पर धोना क्यों है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमारे खून के सीरम में एंटीबॉडीज के अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ना। हाँ, होते। अगर ये फालतू के प्रोटीन सेल्स पर चिपके रह गए तो ये बाद में हमारे डिटेक्टर रिएजेंट AHG को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे बेकार कर सकते हैं और हमें झूठा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। धुलाई इन सब गैर जरूरी प्रोटीन्स को हटा देती है। अच्छा, ये तो बड़ा स्मार्ट स्टेप है। सफाई जरूरी है सही नतीजे के लिए। बिल्कुल। तो धुलाई के बाद अब हम डालते हैं अपना खास हथियार, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यानी AHG। हाँ, वो डिटेक्टर। हाँ जी, इसे धुले हुए सेल्स में मिलाते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, अगर कोई एंटी-डी एंटीबॉडी सेल से बहुत कमजोर तरीके से जुड़ी भी है तो AHG उसे पकड़ लेगा। AHG एक पुल की तरह काम करता है, इन सेल्स को जिन पर एंटीबॉडी चिपकी है आपस में जोड़ देता है और एग्लूटिनेशन करवाता है। ओके। फिर इस रिएक्शन को ठीक से देखने के लिए ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। एक मशीन होती है जो ट्यूब को तेजी से घुमाती है। हाँ, सेंट्रीफ्यूज। उससे सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और अगर हल्का सा भी एग्लूटिनेशन है तो वो आसानी से दिख जाता है। फिर ट्यूब को धीरे से हिलाकर देखते हैं, कभी-कभी माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं। समझ गई। तो पूरी प्रक्रिया ये पक्का करने के लिए है कि अगर जरा सा भी डी एंटीजन है और एंटीडी उससे जुड़ा है तो AHG उसे पकड़ ले, और धुलाई जरूरी है ताकि फालतू प्रोटीन गड़बड़ ना करें। एकदम सही समझा आपने। तो अब इस सब के बाद रिजल्ट का मतलब क्या होता है? कैसे पता चलता है कि नेगेटिव है या वीक डी? रिजल्ट की व्याख्या सीधी है। ये इस पर निर्भर करता है कि AHG डालने के बाद क्या हुआ। दो ही बातें हो सकती हैं। पहला, अगर AHG डालने, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखता, बिल्कुल साफ रहता है, तो इसका मतलब है कि इन सेल्स पर डी एंटीजन वाकई है ही नहीं, न मजबूत न कमजोर। ये व्यक्ति सचमुच डी नेगेटिव है, ट्रूली डी नेगेटिव। ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा, अगर AHG डालने के बाद एग्लूटिनेशन दिखाई देता है, चाहे वो बहुत हल्का सा ही क्यों ना हो, 1+ रिएक्शन भी क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति डी पॉजिटिव है, लेकिन उसका प्रकार वीक डी DU है।
ये वो एंटीजन था जो पहली जांच में छिप गया था, पर एएचजी की मदद से पकड़ में आ गया। अच्छा, तो मतलब जैसे वीक डी डीयू पॉजिटिव पाया गया, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आरएच पॉजिटिव ही माना जाएगा, है ना? बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। ब्लड बैंक में अगर कोई डोनर वीक डी डीयू पॉजिटिव निकलता है, हाँ, तो उसके खून को आरएच पॉजिटिव ही लेबल किया जाता है और उसे सिर्फ आरएच पॉजिटिव मरीज को ही दिया जाता है। ठीक है। और अगर कोई मरीज वीक डी डू पॉजिटिव है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए आरएच नेगेटिव ब्लड ही चढ़ाया जाता है, ताकि इसमें एंटीडी बनने का कोई रिस्क न रहे। हालांकि मरीजों के केस में पॉलिसी थोड़ी अलग हो सकती है जगह जगह, पर सिद्धांत यही है कि वीक डी को नेगेटिव नहीं मान सकते। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा से डू एंटीजन की कहानी काफी साफ हो गई। हमने समझा कि ये डी एंटीजन का ही एक कमजोर या थोड़ा बदला हुआ रूप है जो रूटीन टेस्ट में मिस हो सकता है। और ये भी समझा कि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की पुष्टि के लिए ये टेस्ट कितना जरूरी है, ताकि किसी वीक डी वाले को गलती से आरएच नेगेटिव न समझ लिया जाए। प्रक्रिया के पीछे का लॉजिक भी समझ आया, इंक्यूबेशन, धुलाई का महत्व, एचएचटी का रोल और फिर नतीजों का मतलब। बिल्कुल, और इस टेस्ट की अहमियत को बार बार जोर देना जरूरी है, खासकर दो स्थितियों में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और गर्भावस्था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर एक वीक डी पॉजिटिव डोनर का खून आरएच नेगेटिव समझकर किसी आरएच नेगेटिव मरीज को चढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? तो उस मरीज का शरीर डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। फिर भविष्य में अगर उसे दोबारा खून की जरूरत पड़ी तो गंभीर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। ओहो। और गर्भावस्था में तो इसका महत्व और भी ज्यादा है। कैसे? अगर एक वीक डी पॉजिटिव महिला है और उसे गलती से आरएच नेगेटिव मान लिया गया, हाँ, तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद जो आरएच इम्यून ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन जैसे रोगैम लगता है, वो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वो जरूरी होता है? हाँ, अगर मां नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव होने की संभावना हो। तो अगर ये महिला वीक डी पॉजिटिव थी, जिसे नेगेटिव समझा गया, और उसका बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, तो मां के शरीर में बनी एंटी डी एंटीबॉडी अगली प्रेगनेंसी में उसके आरएच पॉजिटिव बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे एक गंभीर बीमारी हो सकती है जिसे HDFN कहते हैं, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। हे भगवान। तो वीक डी टेस्टिंग इन भयानक खतरों से बचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो वाकई जान बचाने वाली जानकारी है। ये सच में दिखाता है कि ब्लड ग्रुपिंग, जो हमें लगता है कि बस ABO पॉजिटिव नेगेटिव है, हाँ। उसके पीछे कितनी साइंस, कितनी बारीकियां हैं और एक छोटी सी चूक के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इस बातचीत से ब्लड ग्रुप की दुनिया की इस जटिलता, खासकर डी एंटीजन की भूमिका को समझने में मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। और देखिए, ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। कैसा सवाल? जैसे डी एंटीजन ने हमें दिखाया कि डी एंटीजन, जैसे हम पहले शायद एक ही चीज समझते थे, उसमें भी कितनी विविधता है, कमजोर है, अधूरा है। हाँ है। तो क्या हमारे खून के बाकी ग्रुप सिस्टम्स में, जैसे ABO, केल, डफी वगैरह, उनमें भी ऐसी ही छिपी हुई विविधताएं हो सकती हैं? हो सकता है। क्या ऐसे और भी एंटीजन्स या उनके वेरिएशंस हैं जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं? या हमारी आजकल की तकनीकें उन्हें पकड़ नहीं पा रही हैं? शायद भविष्य में और ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट्स आएं जो इन रहस्यों को खोलें। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर ये सवाल भी उठता है कि एंटीजन एक्सप्रेशन में ये जो छोटे छोटे फर्क हैं, इनका हमारी सेहत पर, बीमारियों के प्रति हमारी सेंसिटिविटी पर, या फिर ट्रांसप्लांट जैसी चीजों की सफलता पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी बहुत खोज होनी बाकी है। और ये दिखाता है कि विज्ञान में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को होता ही है।